हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राज्य का मुख्यमंत्री और राहुल गांधी किस तरह से घिर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा उसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन उसके बाद बातचीत में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। क्या गलत है इसमें? मगर पूरा प्रचार तंत्र लग गया दोस्तों। चलिए, बीजेपी के नेता उन पर हमला करें तो बात समझ आती, पत्रकार भी उन पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा जो कि आपके स्क्रीन पर है। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, आपका यह ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ाना है जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। बहुत ओछी हरकत कर दी आपने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरा दी। आपके सामने बीएल संतोष अब क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। This is the level to which some politicians are stooping. PM calls and has detailed talks regarding COVID-19 crisis, and this CM tweets so lacks minimum grace required for the position he holds. यानी कि प्रधानमंत्री की तौहीन हुई। और आप जानते हैं, ये भूल जाइए, बीजेपी के नेता इससे बहुत ज्यादा हिले हुए दिखाई दे तो बात समझ आती है। पत्रकार भी, ये टाइम्स नाउ के संपादक हैं, देखिए कितनी दुखी हैं कि क्या ये तरीका हुआ मोदी जी से बात करने का। अब ये न्यूज 18 का पत्रकार है, ये पहले भी पत्रकारिता का नाम रोशन करता रहा है, इसका भी दिल बहुत ज्यादा चोटिल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के बारे में ये बोल रहे थे तब तो आप में से किसी की आवाज सामने नहीं आई थी। क्या बोल रहे थे याद है कि नहीं? हाँ, दीदी, ओ दीदी, और उसका परिणाम आपको पता चल गया। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। आपने बंगाल के भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। दीदी, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। साथियों, पश्चिम बंगाल को दीदी की सरकार की दुर्नीति ने ईज ऑफ क्राइम, ईज ऑफ लूट दिया। बीजेपी सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आशोल परिवर्तन देने वाली है। आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, मैं ये जानना चाहता हूं इन पत्रकारों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, 13,000 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है। पैंडेमिक के बीचों बीच उसे अनुमति दी गई। 13 अप्रैल या 12 अप्रैल को उसे अनुमति दी गई थी। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था। इस मुद्दे को लेकर इन पत्रकारों की अंतरात्मा नहीं जागती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो हिल जाते हैं। आपको याद होगा, इसी तरह से प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे तब अरविंद केजरीवाल ने उस बातचीत को लाइव कर दिया था जिसमें वो प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि हरियाणा को समझाइए, हमें ऑक्सीजन की कमी है। और उसको लेकर प्रधानमंत्री को तो बुरा लगा, इन तमाम मीडिया चैनल्स को बुरा लग गया था। वो मंजर याद है ना आपको? और अरविंद केजरीवाल की चिंता जो है वो वाजिब थी, क्योंकि उसके बाद दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई। इनमें से क्या किसी भी पत्रकार ने इस बात पर सवाल उठाया? और यह मत भूलिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो लगातार लताड़ लगा रहे हैं मोदी सरकार को कि आप दिल्ली को ऑक्सीजन दीजिए। आप जो दिल्ली को ऑक्सीजन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई चलाई जाएगी। कहा था कि नहीं अदालतों ने? यह अभिषेक शर्मा नहीं कह रहा है। मोदी सरकार ने जिस तरह का सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया, यह तो हाई कोर्ट कह रहा है ना, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। देखिए, अब प्रधानमंत्री के साथ लल्लो चप्पो करने की, उन्हें प्यार से संबोधित करने की बात तो है, बिल्कुल अपने से बुजुर्ग नेता को आपको इज्जत से संबोधित करना चाहिए, मगर मुद्दे आपके सामने हैं। और वो मुद्दा क्या है? मुद्दा आपके सामने यह है कि लोग मर रहे हैं। ये टेलीग्राफ की खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। इस खबर में देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री का बंगला बन रहा है और दूसरी तरफ लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। क्या आप लोगों का खून इस मुद्दे को लेकर नहीं खौलता? बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार आदत है मुद्दों को भटकाने की।
वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी सरकार पर हमला किया, ये कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएगा दोस्तों। पहली बात, राहुल गांधी क्या कहते हैं, देश भर में कोरोना वायरस कैसे बदल रहा है, यानी म्यूटेट हो रहा है, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ट्रैक किया जाए। राहुल गांधी वो राजनेता हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले कहा था कि आपको अंदाजा नहीं कि कोरोना को लेकर किस तरह की सुनामी आने वाली है। उस वक्त जब इन्होंने कहा था तो मजाक उड़ाया गया था। आज वो एक बार फिर कुछ मशवरा दे रहे हैं, गौर कीजिए। दूसरी बात, कोरोना के बदलते स्वरूप पर, यानी जिस तरह से वो म्यूटेट हो रहा है, वैक्सीन कितनी कारगर है उस पर नजर रखी जाए। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि देखिए, हम लोगों को जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनका असर हो भी पड़ रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं दोस्तों जिन्होंने वैक्सीन लगाया। एक खबर आई थी कि अमेरिका से एक वैज्ञानिक आता है, एक डॉक्टर आता है, और यहां पर वो अपने रिश्तेदारों से मिलता है, उसे दोनों वैक्सीन मिल गई होती है, उसे कोरोना फिर से हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये वाजिब बात उठा रहे हैं राहुल गांधी। तीसरी बात, पूरे देश की आबादी को कोरोना का टीका दिया जाए। सही बात है, इसको लेकर आपको बहुत उग्र और बहुत ही अग्रेसिव तरीके से काम करना पड़ेगा। और चौथी और आखिरी बात, और अपने शोध और परिणामों को लेकर पारदर्शी रहें, ट्रांसपेरेंट रहें और पूरी दुनिया को बताएं। देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या पेश आ रही है कि भारत की पारदर्शिता पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। बड़े बड़े अखबारों ने भारत सरकार के कामकाज की बखिया उधेड़ दी है और इसको लेकर भी लोग राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रहे हैं। हम अगर अपने अंदर नहीं झांकेंगे, हम अगर अपने कमियों को पूरा नहीं करेंगे, तो हम अपने बुजुर्ग मां बाप, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने पति, इन सबको कैसे बचा पाएंगे? ये सवाल तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा ना। हम कब तक आंख मूंदे रहेंगे? किस तरह से उस शतुरमुर्ग की तरह हम अपनी गर्दन को रेत के अंदर दफन कर देंगे और यह सोचेंगे कि खतरा दूर चला जाएगा, सिर्फ एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए? आज हमें सवाल यह पूछना है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री खुद जबरदस्त प्रेशर में है, जबरदस्त दबाव में है। और इनके नेता क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर तेजस्वी सूर्या। यह आदमी बैंगलोर के एक कोविड सेंटर में जाता है और उस कोविड सेंटर जिसमें करीब 200 मुलाजिम हैं, उनमें से जो 17 मुलाजिम हैं उनके नाम पढ़ना शुरू करता है, और वो सारे मुसलमान थे। मतलब पहली बात तो यह कि भाई, अगर तुम कोरोना में भ्रष्टाचार की जांच करने गए हो तो बैंगलोर में किसकी सरकार है? वहां से सांसद कौन है? कर्नाटक में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है? तुम वहां सिर्फ इसलिए गए ताकि तुम वहां पर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कल भी बताया ये बात, तुम्हारे जो कचरा भक्त हैं उन्हें इस बात को लेकर खुशी है कि देखो मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया। अब आप जानते हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है। ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। उस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि क्योंकि उन 200 लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए थे, उनके फोन नंबर्स सब जगह सार्वजनिक कर दिए गए थे। अब उन्हें लोग फोन कर करके, लड़कियों को फोन कर करके उन्हें अश्लील मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये अखबार का पन्ना है जिस पर आप गौर कीजिए किस तरह से उनको यातना का सामना करना पड़ रहा है इस तेजस्वी सूर्या की वजह से। आपकी स्क्रीन पर विनय, नेम चेंज्ड, वर्किंग इन द साउथ जोन वॉर रूम, सेड इट हैड बिकम टफ आंसरिंग इमरजेंसी कॉल्स। If we say there is no ICU bed, people ask our names to find out which community we belong to. Some offer us money for a bed, others abuse us. तेजस्वी सूर्या ने जो वो स्टंट किया था कोविड रूम में जाके, उसके बाद लोग उन्हें कॉल कर करके गालियां भर रहे हैं, लड़कियों के बारे में अश्लील फबतियां कस रहे हैं। तुम मदद नहीं कर सकते तेजस्वी सूर्या, तो इस तरह से लोगों को परेशान तो मत करो। अब तेजस्वी सूर्या ने उस बात को लेकर माफी मांग ली है कि मुझसे गलती हो गई, मैं सांप्रदायिकरण नहीं कर रहा था मुद्दे का, मगर तुमने जो किया उसकी तकलीफ उन लड़कियों को अगले 1 हफ्ते तक होती रहेगी। मैं ये मुद्दे आपके सामने क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि मुद्दे के समाधान की बजाय ये लोग इस मुद्दे को कोई और दिशा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हालात नहीं संभल रहे हैं। कहीं मोदी जी की इज्जत की बात आ जाती है, कहीं पर तेजस्वी सूर्या जो है वो इस तरह से हिंदू मुस्लिम करता है। और बात यहां नहीं रुकती, कोरोना चल रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर ये लोग झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है अभ्रा बैनर्जी, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं। बीजेपी के आईटी सेल ने, खुद बीजेपी बंगाल ने एक झूठी खबर चलाई कि अभ्रा बैनर्जी हमारा एक कार्यकर्ता है और उसे मौत की घाट उतार दिया गया। बाद में अभ्रा बैनर्जी जो है वो सामने आए और उन्होंने बोला, भैया मैं एक पत्रकार हूं, मैं टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। इन्होंने लगातार ये खबरें चलाई कि महिलाओं का बलात्कार हुआ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि उनका बलात्कार हुआ। बाद में वो पार्टी की कार्यकर्ता सामने आई, उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इसलिए कि तुम सत्ता हार गए, तुम इस तरह से झूठ का सहारा लोगे? मैं फिर दोहरा दूं, ये बार बार मैं कह रहा हूं, जो हिंसा हो रही है उस पर काबू पाना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। और आज ये बात मैं 5वीं बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी आप दीदी हैं, दादा मत बनिए, काबू कीजिए अपने उन गुंडों को। मगर
हकीकत यह भी है कि 4 से 5 टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए। हकीकत यह भी है दोस्तों कि जब चुनावों के दौरान 4 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ ने, अर्धसैनिक बलों ने गोली से मार दिया था, तब यह दिलीप घोष कह रहा था तुम इस तरह से शैतानी करोगे तो सीतालकुची में जो हुआ उसके बाद और भी इस तरह की घटनाएं होंगी। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि दिलीप घोष ने किस तरह से धमकी दी थी चुनावों के दौरान कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो क्या क्या नहीं करेंगे। आप इनका बयान सुनिए, बांग्ला में सुनिए। বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না, সময় শেষ হয়ে এসেছে। যত বাড়াবাড়ি কম করবেন মারটা তত কম খাবেন, যত বাড়াবাড়ি বেশি করবেন তত কিন্তু রেট বাড়বে, ইন্টারেস্ট বাড়বে। আমরা খালি বলি না, আর আজ যদি আমরা মারতে শুরু করি পুলিশও থাকবে না, পাবলিকও থাকবে না, চৌরাস্তায় দাঁড় করে মারবো। আমার কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে, ভদ্রলোকরা ভয় পান যে এরকম কথা কেউ বলতো না, কাপুরুষরা এরকম কথা বলতে পারে না। आज मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप इस तरह के बयान लगातार दे रहे थे, आप लोग खुशी जतला रहे थे जब 4 से 5 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए थे, आपके नेता इस तरह के बयान दे रहे थे और अब बलात्कार के नाम पर आप झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों? अब मुझे बताइए, जो भड़काऊ बयान दिलीप घोष ने उस वक्त दिए, मैं उससे भी जिम्मेदार क्यों ना मानूं आज जो राजनीतिक हिंसा हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता शिकार नहीं है, वामपंथी कार्यकर्ता भी शिकार है और यकीनन इस पर काबू पाया जाना चाहिए। मगर इस वक्त जब देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम कोरोना का कैसे मुकाबला करें, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग इस देश को या तो सांप्रदायिक उन्माद में दफन कर देना चाहते हैं या फिर बंगाल के अंदर झूठी और वाहियात खबर फैलाना चाहते हैं। आज कोरोना के इस दौर में हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस तरह की घटिया राजनीति करके देश इस मुद्दे का समाधान नहीं कर सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, मगर अब भी सरकार जो है मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है, अब भी वो मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है। अब भी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है और जब तक देश का संघीय ढांचा बहाल नहीं होगा तब तक हम कोरोना पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बिल्कुल भी टकराव नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर अदालत जो है वो एक आदेश जारी करता है कि हमें 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार उसके खिलाफ पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि नहीं, जो कर्नाटक सरकार मांग कर रही है वो सही, आपके स्क्रीन पर ये देखिए। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये सरकार कर क्या रही है। हमें साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है दोस्तों, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आपकी इज्जत से, आपकी छवि से ज्यादा मेरे बच्चों की जान है और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं आपसे लगातार सवाल करता रहूंगा, चाहे आपकी भावनाएं जितनी भी आहत हो।